छत्तीसगढ़ के ईडी कोर्ट में आज फिर से सुनवाई जारी है। ईडी जिन 3 मामलों को लेकर लगातार जांच कर रही है, जिसमें शराब घोटाला, कोयला घोटाला और महादेव ऐप के गड़बड़ियों को लेकर जांच किए जा रहे हैं, उन तमाम आरोपियों से आज कोर्ट में फिर से सुनवाई यहाँ पर जारी है। सुनवाई के साथ में किन लोगों पर अब क्या कुछ राहत मिलेगी या क्या कुछ आगे होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से अब वर्तमान में कुछ अन्य नाम भी यहाँ पर सामने आए हैं, जैसे महादेव ऐप को लेकर खास तौर पर पूर्व सीएम को लेकर जो लगातार 508 करोड़ रुपए की बात लगातार सामने आ रही थी, उसको लेकर भी अब चार्जशीट में उनका नाम यहाँ पर सामने आया, जिसके बाद राजनीति यहाँ पर गर्माती हुई नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस ने इस मसले को लेकर ज़रूर क्या कुछ कहा है, वो भी आपको यहाँ पर सुनवाते हैं कि सुशील आनंद शुक्ला जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो क्या कहते हैं, सुनिए। ईडी जांच एजेंसी नहीं, अब ईडी भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्रकारी एजेंसी बन चुकी है। जिस असीम दास के बयान के आधार पर आनंद फानन में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के खिलाफ में ईडी ने प्रेस नोट जारी किया था, उसी असीम दास ने कोर्ट में अपने उस बयान का खंडन किया था। ईडी की, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, ईडी ने जबरिया उसमें हस्ताक्षर करवाया था। असीम दास ने यह बयान अदालत के सामने दिया था अपने वकील के माध्यम से। अब ईडी एक बार फिर से उस बयान को झुटलाने के लिए जेल के अंदर जाके असीम दास का बयान लेती है। तो कौन सा बयान ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाएगा, जो ईडी ने 3rd डिग्री इस्तेमाल करके शुरू में लिया था, या फिर जो उस व्यक्ति ने कोर्ट के माध्यम से कोर्ट को प्रस्तुत किया था अपने वकील के माध्यम से, या फिर जो फिर ईडी ने जेल में जाके उस बयान को लिया था। तो इस सारे तीनों बयान का विश्लेषण करने पर साफ हो रहा है कि यह ईडी का षड्यंत्र मात्र है। पूरी तरीके से इसका मुकाबला किया जाएगा। भूपेश बघेल जी इस मामले से पूरी तरीके से पाक साफ होकर सामने निकलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र भी उजागर होगा। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में ईडी के माध्यम से षड्यंत्र कर रही है और अब देश की जनता ईडी के षड्यंत्र को समझ चुकी है। और पश्चिम बंगाल में तो इसकी जनता को ज़्यादा इसकी प्रतिक्रिया भी हुई है, प्रतिक्रिया भी अब सामने आने लगी है। तो आपने सुना कि कांग्रेस एक तरफ तो ये कह रही है कि ये जो तमाम गड़बड़ियाँ हो रही है, ये तमाम गड़बड़ियाँ बीजेपी की तरफ से, या ये तमाम जो आरोप है वो बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन ईडी की कार्रवाई में ये तमाम बातें आना, चार्जशीट में शामिल होना और अभी भी लगातार जिस तरीके से सुनवाई चल रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं की यहाँ पर मुश्किलें बढ़ सकती है। कुछ नेताओं के लिए यहाँ पर समन भी जारी किया जा सकता है और कुछ नेताओं को जो पूर्व में ही समन जारी किया गया था, कई बार उनको बुलवाया गया था, उनको लेकर अब जो वारंट है वो भी यहाँ पर जारी किया जा सकता है। उनके जो वकील हैं ईडी के, वो क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। देखिए, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जैसे जैसे सब जो हमको एविडेंसेस प्राप्त होते जाएंगे तो समन किसी को भी इशू किया जा सकता है, इंक्लूडिंग दी एक्ससीएम ऑल्सो। आज आपने कौन कौन से आवेदन लगाए, क्या पूछताछ करनी है या कोई नॉन अवेलेबल वारंट जारी करवाना है, या ये आज माननीय न्यायालय के समक्ष जो है 4 महत्वपूर्ण आवेदन पत्रों पर सुनवाई होनी है, जिसमें कि प्रमुख है देवेंद्र सिंह यादव के जमानत आवेदन पत्र, जिसकी सुनवाई अभी चल रही है और अभी देवेंद्र सिंह यादव की तरफ से तर्क किया गया, हमारी तरफ से तर्क अभी बचा हुआ है। दूसरा, अरविंद सिंह जो लिकर स्कैम में एक आरोपी था, उसकी तरफ से भी जमानत आवेदन पत्र आया है, उस पर भी तर्क आज होना है। इसके अतिरिक्त हमने जो है जेल में कोल स्कैम के जो 10 लोग हैं, जो लोग ऑलरेडी जेल में निरुद्ध हैं, उनके भी सेक्शन 50 स्टेटमेंट फर्दर इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाते हुए उसका भी एक एप्लीकेशन पेश किया है, क्योंकि उसमें जो प्रोजेक्टेड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम था 540 करोड़ का था और अभी तक जो हम लोग खोज कर पाए वो 220 करोड़ के आसपास का है। तो रेस्ट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के संदर्भ में प्रश्न पूछने हैं, कुछ कन्फ्रंटेशन करना है, तो उसकी परमिशन के लिए हमने एक एप्लीकेशन अभी मूव किया है, उस पर भी इसमें आदेश होना बचा है। और एक आवेदन पत्र हमने और मूव किया है, जिसमें कि जो राम गोपाल अग्रवाल है, उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट माननीय न्यायालय जारी करे, ऐसी याचना करते हुए प्रस्तुत किया, भी उसमें भी तर्क बचा हुआ। महादेव ऐप से रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें कुछ लेटर्स आए थे, न्यायालय के पास भी आए थे और दूसरे अथॉरिटी को भी भेजा गया था, जो जेल में बंद हैं महादेव ऐप के जो 3 एक्यूज पर्सन्स, चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर और एक और कोई है। तो इन तीनों की तरफ से कुछ लेटर आए थे, जिसमें इन्होंने कहा था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के सेक्शन 50 के अंतर्गत जो भी बयान दिए गए थे यहाँ क्या कहते हैं ईडी अथॉरिटी के पास में, वो गलत हैं और ज़बरदस्ती लिखवाए गए हैं। लेकिन अभी जब कोर्ट से परमिशन लेकर के ईडी अथॉरिटी गई है वहाँ जेल में, तो उन लोगों ने उस बात से इनकार किया। उनका कहना है कि जो लेटर लिखवाए गए हैं उसमें उनके हैंडराइटिंग नहीं है और उसमें जो लिखी बातें हैं उसको विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो क्या इस बात को भी रखा गया सर, इस पर भी कोई एक्शन? नहीं, इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उन लोगों ने जो पहले अपनी बातें लेटर के माध्यम से प्रचारित की थी,
कि ईडी वाले लोग ने दबाव डाल करके उनसे दुनिया भर के स्टेटमेंट लिखवाए हैं या किसी किसी का नाम लिखवाया है। उस बात को अब वो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं कहा था और उनसे लिखवाया गया था। चार्जशीट और ये बातें हमने माननीय न्यायालय के समक्ष पिछली सुनवाई पे रखी थी और इन तीनों के जो सेक्शन 50 स्टेटमेंट्स हैं जो जेल में रिकॉर्ड किए गए थे, क्योंकि कोर्ट की परमिशन से जेल में रिकॉर्ड किए गए थे, वो हमें कोर्ट को दिखाना आवश्यक था कि हम क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके लाएं। उन स्टेटमेंट्स को हमने जो माननीय स्पेशल कोर्ट के सामने रखा था और इस बात को वहाँ व्यक्त भी किया था। चार्जशीट में कोई नए नाम उसमें ऐड हुए हैं क्या? पूर्व सीएम और भी कुछ नाम उसमें ऐड हुए हैं? देखिए, जो हमने फर्स्ट सप्लीमेंट्री जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट पेश की है उसमें हमने जो शुभम सोनी के संदर्भ में बातें लिखी हैं और शुभम सोनी ने जो एक ईमेल हमको भेजा था और वो ईमेल जो था वो सर्टिफाइड ईमेल था। उस ईमेल में उसने पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में जो बातें लिखी थी कि 508 करोड़ पूर्व मुख्यमंत्री और उनके सुपुत्र के बारे में जो बातें लिखी थी, उस चीज़ को हमने रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट के रूप में इस्तेमाल किया। यानी हमारे प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट जो हमने पेश की है उसके साथ जिन जिन डॉक्यूमेंट्स हम रिलाई कर रहे हैं उसको हमने लिया है। साथ ही साथ असीम दास का भी जो स्टेटमेंट है, असीम दास ने भी पूर्व में ये कहा था कि जो पैसा 5 करोड़ के आसपास जो उसके पास आया, 5 करोड़ 39 लाख है शायद, वो भी जो है सीएम को देने के लिए आया था। वो भी बातें चूँकि हमारे स्टेटमेंट में थी और उसको हमने अपने पीसी का पार्ट बनाया। हालांकि बात अपनी जगह है कि जो फर्स्ट सप्लीमेंट्री पीसी पे प्रस्तुत की गई है उसमें 5 लोगों का अभियुक्त बनाया है, जिसमें असीम दास है, भीम सिंह यादव है और अनिल कुमार अग्रवाल है और रोहित गुलाटी है और शुभम सोनी। तो आपने सुना कि ईडी के वकील किस तरीके से विस्तृत तौर पर जानकारी दे रहे हैं कि आखिरकार अब तक जो जिरह चल रही है उन जिरह में किन किन मुद्दों पर बातचीत यहाँ पर होनी है। कोल घोटाले को लेकर सबसे पहले तो जिरह शुरू हुई थी और तमाम जो आरोपी थे उन तमाम आरोपियों को यहाँ पर लाया गया है, उन तमाम आरोपियों की यहाँ पर जिरह चल रही है। उसके साथ में महादेव घोटाले ऐप को लेकर और उनसे जुड़े हुए तथ्यों को लेकर भी यहाँ पर जिरह होनी है कि उनमें जो नए चार्जशीट में जो कुछ नाम आए हैं उनको लेकर भी यहाँ पर जो है बहस अंदर में हो सकती है। लेकिन फिलहाल इसमें कुछ एक्शन, कब तक क्या एक्शन होगा, आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाइयाँ होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल एक बार फिर से सियासत इस मसले को लेकर, ईडी की कार्रवाइयों को लेकर गरमाती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ से संतोष साहू के साथ TV9 के लिए अमित मिश्रा।